नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं हिंदी प्रथम का पाठ 8 तीन युवा पंडित, जिसमें हम देखेंगे कि बुद्धि के महत्व को किस तरीके से हमें यहाँ समझाया गया है। किस तरीके से हम देखेंगे कि अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए हम मुसीबत में अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं। हमने बहुत सी कहानियां भी इससे पहले सुन रखी है। जैसे हमने कछुए की कहानी सुनी थी कि किस तरीके से कछुआ जो है अपनी धीमी चाल की वजह से भी खरगोश से अपनी रेस में जीत जाता है। उसी तरह हम और भी कहानियां सुन चुके हैं, जैसे शेर और खरगोश की कहानी हमें पता है, जिसमें खरगोश ने बुद्धिमानी से अत्याचारी शेर से अपनी जान बचा ली थी। आगे हम इस अध्याय की ओर चलते हैं। इस अध्याय में हमें तीन युवा पंडितों के बारे में आपस में जो बातचीत की जाती है उसे एक कहानी के रूप में बताया गया है, जिसमें है असम के कुछ इलाकों को ऊपरी असम और कुछ इलाकों को निचली असम के नाम से जाना जाता है। असम को दो भागों में बांट रखा था, एक ऊपरी असम और कुछ को जानते थे हम निचली असम के नाम से। जोरहाट ऊपरी असम का एक प्रसिद्ध शहर था। जोरहाट एक जगह का नाम है जो असम का एक प्रसिद्ध शहर था। उस शहर के तीन युवा नवद्वीपीय में शिक्षा अर्जन करने गए थे। जो तीन युवा थे उस शहर के, वो कहाँ गए थे शिक्षा अर्जन करने के लिए? नवद्वीप में शिक्षा अर्जन करने यानी कि प्राप्त करने गए थे। 6 वर्षों तक वहां गुरुकुल में रहकर उन्होंने तरह तरह के विद्याएं सीखी। कहाँ रहे थे वे? वहां के गुरुकुल में। और कितने समय के लिए रहे थे? 6 वर्षों तक वहीं रहे थे। पंडित बनकर तीनों युवक अपने शहर लौट रहे थे। तीनों के तीनों पंडित बन गए थे। उन्होंने गुरुकुल में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और 6 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो अपने शहर की ओर लौट रहे थे। लौटते समय रास्ते में अपने शहर के निकट ही उन्हें कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए। जब वो लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए थे। एक युवक ने कहा, ये एक भैंस के पैरों के निशान हैं। जो पहला युवक था उसने क्या कहा उन निशानों को देखकर? ये किसके निशान हैं? ये भैंस के पैरों के निशान हैं। दूसरे युवक ने कहा, भैंस अवश्य पाठे को जन्म देने वाली होगी। तो दूसरे युवक ने क्या कहा था कि मुझे ऐसा अनुमान होता है कि वो भैंस है, वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली होगी। तीसरे युवक ने कहा, भैंस ने अभी अभी एक पाठे को जन्म दिया है। तो तीनों ने अपने अनुमानों को लगाया। सबसे पहले युवक ने कहा कि जो पैरों के निशान हैं वो भैंस के होंगे, और दूसरे ने कहा कि वो शायद पाठे यानी कि अपने बच्चे को जन्म देने वाली होगी, और तीसरे युवक ने कहा कि भैंस ने अपने पाठे को जन्म दे दिया है। अपनी बात की सच्चाई जानने के लिए तीनों भैंस के पैरों के निशानों का अनुसरण यानी कि पीछा करते हुए आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक भैंस खड़ी थी। वो अपने अपने जो अंदाजे लगा रहे थे, अनुमान लगा रहे थे, तो उसको जानने के लिए वो क्या गए, उन पैरों के निशानों के पीछे पीछे चले गए। कि वो ये देख रहे थे, अपने आप को चेक कर रहे थे कि जो शिक्षा उन्होंने अर्जन की है उसके अनुसार वो क्या अंदाजे लगा रहे हैं वो सही है। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक भैंस खड़ी थी और पास में एक छोटा पाठा पड़ा था, यानी कि एक बच्चा था। जैसा वो अनुमान लगा रहे थे वो एकदम सही था। वो भैंस ही थी और उसने एक पाठे को यानी कि अपने बच्चे को जन्म दिया था। तीनों बड़े प्रसन्न हुए, वो बहुत खुश हुए। क्यों खुश हुए थे? क्योंकि जो उन्होंने शिक्षा अर्जन की थी उसके अनुसार उन्होंने सही अनुमान लगाए थे तीनों ने। वास्तव में वह भैंस राजा की थी। किसकी भैंस थी? वो राजा की, जो 3 दिनों से गायब थी यानी कि गुम हो गई थी। राजा के सिपाही उसकी खोज कर रहे थे। जब राजा के सिपाहियों ने भैंस को देखा कि वे उसके निकट आए, जैसे उन्होंने भैंस को देखा तो वो भैंस के पास आए और वहां पर उन्होंने उन तीनों युवकों को खड़े होकर आपस में बात करते हुए देखा। उन्होंने क्या देखा सिपाहियों में? कि भैंस के पास वो तीनों युवक खड़े होकर के बातें कर रहे थे। सिपाहियों ने समझा कि यही भैंस को चुरा कर लाए हैं। बस फिर क्या था, सैनिक भैंस के साथ उन तीनों को ही पकड़कर अपने साथ ले गए। भैंस को खूंटे से बांधने के बाद उन्होंने तीनों युवा पंडित को भैंस चोर के रूप में राजा के सामने पेश कर दिया। क्या समझा सिपाहियों ने? कि वो खड़े होकर भैंस के पास में बातचीत कर रहे हैं तो वही चोर है। उन्होंने उन तीनों युवकों को पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने
पूछताछ के बिना ही उन्हें कारागार में यानी कि जेल में बंद करने का आदेश दे दिया। तीनों युवा पंडित हैरान परेशान थे। क्यों हैरान परेशान थे, हम आगे जानेंगे कि आपस में वो बातचीत कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे कि एक युवक जिसका नाम, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, यद्दू था, बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा युवक दीमान बोला ऐसा होता तो वह खाता। युवक खंडेश्वर बोला तो क्या उसने नहीं खाया है। मतलब वो आपस में बातचीत कर रहे थे कि राजा ने जो बिना सोचे समझे उन्हें जेल में डाल लिया, तो वो आपस में बातचीत कर रहे थे कि कैसा राजा है। तो वो सब अपनी अपनी बातें कह रहे थे। इन बातों का खुलासा हमें आगे के चैप्टर में ही होगा। आगे देखते हैं। तीनों युवक बार बार यही दोहराने लगे, बार बार यही बोल रहे थे। कारागार प्रहरी यानी कि पहरेदार ने जब ये बातें सुनी तो उसे लगा कि जरूर कोई बात है। वह घबरा गया। उसने राजा को जाकर तीनों युवकों की बातें कह सुनाई। वो जो प्रहरी था, चौक पहरेदार था, उसको उन सबकी बातें बहुत अजीबोगरीब लग रही थी कि ये कैसी बातें कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा होता तो वह खाता, और तो क्या उसे उसने नहीं खाया है। तो ये बातें उसे बहुत अजीब लग रही थी। तो उसने राजा को बताया कि तीनों युवक इस तरीके की अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। सुबह राज दरबार में सुबह राज दरबार में युवा पंडितों को हाजिर यानी कि पेश होने के लिए उपस्थित करने का आदेश दिया गया। जब तीनों युवा पंडित सामने आए तो राजा ने कहा, तुम तीनों कारागार में एक दूसरे से जो कह रहे थे उसका क्या मतलब है, साफ साफ बताओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को मृत्युदंड मिलेगा, यानी कि तुम्हें मौत की सजा दे दी जाएगी। तो जो तुम बातें कर रहे थे उसका अर्थ बताओ। आगे चलते हैं हम न्यू पेज पे, नेक्स्ट पेज पे है हमारे। तीनों युवक जान चुके थे कि राजा बिना सोचे विचारे काम करने वाला व्यक्ति है। उन्होंने सोचा कि हम ऐसे ही मरेंगे और वैसे भी मरेंगे, तो क्यों ना सारी बात साफ साफ कह दी जाए। यद्दू बोला, महाराज मैंने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। कहने का अर्थ यह है कि हम तीनों मित्र विचार कर रहे थे कि इस देश का राजा बैल है, लेकिन मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। दीवान जो दूसरा व्यक्ति था उसने बोला, जी महाराज मैंने कहा था कि ऐसा होता तो वह खाता, यानी राजा अगर बैल होता तो वो जरूर घास खाता। खंडेश्वर यानी कि तीसरा व्यक्ति समझ गया कि अब उसकी शामत आई है, यानी कि मुसीबत आ गई उसके लिए भी। हाथ जोड़कर वह बोला, महाराज मैंने कहा तो क्या उसने नहीं खाया है, यानी उसने घास नहीं खाई है। राजा तीनों मित्रों की बातें सुनकर अचरज में पड़ गया कि तुम लोग मुझे बैल क्यों कह रहे हो, क्यों मान रहे हो मुझे बैल, सही सही बताओ अन्यथा बेमौत मारे जाओगे। हम तीनों ब्राह्मण पुत्र हैं, कई सालों से नवद्वीप में रहकर अध्ययन यानी कि अपनी जो पढ़ाई है करते हुए पंडित बनकर लौटे हैं। रास्ते में कल सुबह भैंस के पैरों के निशान देखकर मैंने कहा कि किसी भैंस के पैरों के निशान हैं। दूसरे व्यक्ति की तरफ संकेत करते हुए कहा कि इसने कहा कि भैंस पाठे को जन्म देने वाली होगी, और तीसरे व्यक्ति की तरफ संकेत करते हुए कहा कि इसने कहा था कि भैंस ने अभी अभी एक पाठे को जन्म दिया है। इसलिए महाराज हम लोग अपनी विद्या बुद्धि की जांच करने के लिए पैरों के निशान के पीछे पीछे गए थे। हमने देखा कि भैंस ने थोड़ी देर पहले ही एक पाठे को जन्म दिया था। इस खुशी में हम लोग भैंस और उसके बच्चे को देख रहे थे। तभी महाराज आपके सिपाही वहां पहुंच गए और भैंस के साथ हमें चोर समझकर पकड़कर ले आए, और आपने भी कोई जांच किए बिना ही हमें कारागार में भेज दिया। इसलिए हम लोग कह रहे थे कि राजा दोष के बिना ही दंड देता है तो वह आदमी नहीं है, बस बैल ही हो सकता है। यह सुनकर राजा ने शर्मिंदा होकर कहा, हाँ मुझसे गलती हो गई, आज से मैं बिना जांच पड़ताल किए कभी किसी को दंड नहीं दूंगा। इतना कहकर राजा ने युवकों को मुक्त कर दिया और अपने दरबार में सभासद भी बनाया। आपने देखा इस अध्याय में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगी, किस तरीके से हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, है ना। तो आपको भी क्या करना है, इस अध्याय को फिर से अपने से पढ़ना है और हर मुसीबत का सामना डटकर पूरी हिम्मत के साथ करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद। अरे मैंने